ना स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पिछली क्लास में हमने नरजन्नांग और मादाजन्नांग के बारे में पढ़ा, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पादपों में परागण। तो हम पढ़ेंगे परागण। पॉलिनेशन क्या पढ़ेंगे? पॉलिनेशन, परागण। तो देखो, परागण किसे कहा जाता है? अपन ने क्या पढ़ा? नरजन्नांग, एक पढ़ा मादाजन्नांग। नरजन्नांग की बात करें तो नरजन्नांग में कितने भाग? 3 भाग। और तो ये तो क्या था? परागकोश। तो अपन ने क्या देखा? परागकोश के अंदर किसका निर्माण होगा? परागकणों का। इसके अंदर किसका निर्माण होगा? परागकण। और ये क्या है? वर्तिकाग्र। ये क्या है? वर्तिका। और ये क्या है? अंडाशय। अब देखो, परागकोश के अंदर किसका निर्माण हो? परागकण का। और परागकण जब द्विकोशिकीय अवस्था में होता है, अपन ने देखा था एक तो जनन कोशिका, ये क्या था? परागकण। ये एक कोशिका बड़ी कोशिका और एक कोशिका छोटी कोशिका। इस तरीके से परागकण की द्विकोशिकीय अवस्था में एक कोशिका जनन कोशिका और एक कोशिका कायिक कोशिका। तो परागकण जो है, अब ये क्या होगा? परागकोश का परागकोश स्फुटन होगा। परागकोश स्फुटन का मतलब जैसे ही परागकण परिपक्व हो जाते हैं, परिपक्व होते ही परागकोश की भित्ति क्या हो जाती है? फट जाती है। और फटने के साथ ही परागकण क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। तो परागकण मुक्त होने के पश्चात ये परागकण या तो डायरेक्ट या किसी माध्यम के द्वारा कहाँ पहुंच जाते हैं? मादा पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। और मादा पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया ही क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। क्लियर? दोबारा सुनिए, परागकोश से परागकण मुक्त होकर किसी माध्यम के द्वारा या डायरेक्ट जो है वो कहाँ पहुंच जाते हैं? मादा पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? परागण कहा जाता है। तो मादा परागकणों का मादा पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचने की जो क्रिया है वही क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। क्लियर? तो ये अपनी क्या थी? परागण की परिभाषा। अब देखते हैं अपन आगे परागण के प्रकार। परागण कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्वयं परागण और एक होता है पर परागण। समझो, एक होता है स्वयं परागण, सेल्फ पॉलिनेशन, और एक होता है पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखो, स्वयं परागण की बात करेंगे यहाँ पर। स्वयं परागण का मतलब तो क्या होगा? जब परागण की क्रिया एक ही पादप के पुष्पों के मध्य होती है तो उसे क्या कहा जाता है? स्वयं परागण कहा जाता है। स्वयं परागण का मतलब जब परागण की क्रिया, जब परागण की क्रिया एक ही पादप के पुष्पों के मध्य होती है तो उसे क्या कहा जाता है? स्वयं परागण कहा जाता है। पर परागण का मतलब जब परागण की क्रिया एक ही जाति के 2 अलग अलग पादपों के
मध्य होती है, या अलग अलग पादपों के पुष्पों के मध्य होती है, पुष्पों के मध्य होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? पर परागण कहा जाता है। स्वयं परागण का मतलब जब परागण की क्रिया एक ही पादप के, अब यहाँ पर एक ही पादप के एक ही पुष्प के मध्य भी हो सकती है और एक ही पादप के दो अलग अलग पुष्पों के मध्य भी परागण की क्रिया हो सकती है। किसमें? स्वयं परागण में। जबकि पर परागण में क्या होगा? पादप जो है एक ही जाति के दो अलग अलग पादपों के पुष्पों के मध्य कौन सी क्रिया होगी? परागण की क्रिया होती है। जैसे स्वयं परागण की अगर बात करें, जैसे अगर मान लो ये मादा जननांग है, ये तो क्या है? मादा वो पुष्प है, द्विलिंगी पुष्प। अब इसमें ये परागकोश है और परागकोश के अंदर किसका निर्माण हो रहा है? परागकण। तो इस परागकोश के अंदर जो परागकण निर्मित हो रहे हैं, अगर ये परागकण इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो कौन सा परागण? स्वयं परागण है। या एक ही पादप जो है उसी एक ही पादप के मध्य कितने, जैसे मान लो यहाँ पर ये पुष्प लगा और इस पुष्प में कौन सा जननांग? ओनली मादा जननांग। ये कौन सा जननांग है? मादा जननांग। और यहाँ पर अगर जो पुष्प लगा, इसमें कौन से पुष्प है? नर पुष्प है। तो नर पुष्प के परागकोश के अंदर किसका निर्माण होगा? परागकणों का। और परागकण मुक्त होकर मादा पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते। अब देखो यहाँ पुष्प तो अलग अलग है परंतु पादप क्या है? सेम है। क्या है? पादप। तो वो कौन सा परागण होगा? स्वयं परागण। और इसी आधार पर स्वयं परागण को कितने प्रकारों में बांट दिया जाता है? दो प्रकारों में बांट दिया जाता है। एक होता है स्वक युग्मन और एक होता है सजात पुष्पी परागण। तो अपन पढ़ रहे हैं इसके, इधर देखो। तो स्वयं परागण कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। स्वयं परागण कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक है स्वक युग्मन और दूसरा है सजात पुष्पी परागण। एक स्वक युग्मन और एक दूसरा है सजात पुष्पी परागण, ऑटोगेमी। और एक है, देखो स्वक युग्मन की बात करते हैं यहाँ पर। स्वक युग्मन में क्या होता है? जब परागण की क्रिया, जब परागण की क्रिया एक ही पुष्प के मध्य होती है, एक ही पुष्प के मध्य होती है, अर्थात यहाँ पर पुष्प कैसा होगा? द्विलिंगी। पुष्प कैसा होगा? यहाँ पर द्विलिंगी पुष्प होगा। द्विलिंगी का मतलब वह पुष्प जिसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं और एक उस पुष्प के परागकण उसकी वर्तिकाग्र पर जाकर अंकुरित होते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? स्वक युग्मन कहा जाता है। कभी कभार क्या होता है? द्विलिंगी पुष्प होता है, नर जननांग और मादा जननांग एक ही पुष्प में होते हैं परंतु उस पुष्प के परागकण उसकी वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं होते हैं, तो वो स्वयुग्मन नहीं होगा। स्वयुग्मन के लिए क्या है? पुष्प एक होना चाहिए और उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर क्या होनी चाहिए? अंकुरित होने चाहिए। तो उसे क्या कहा जाता है? स्वक युग्मन कहा जाता है। जैसे यहाँ पर ये परागकोश, परागकोश से परागकण मुक्त हुए, ये परागकण और ये परागकण मादा पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाकर अंकुरित होते हैं और अंतर निषेचित करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? स्वक युग्मन, ऑटोगेमी कहा जाता है। क्लियर? इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मटर। कौन सा टर?
मटर। क्लियर। और दूसरा है सजात पुष्पी परागण, और सजात पुष्पी परागण में क्या हो जाएगा, सजात पुष्पी परागण में यहाँ पर पादप एक है। पादप कैसा होगा, पादप एक, पुष्प अलग अलग, पुष्प अलग अलग। कहने का मतलब पादप तो कैसा होगा यहाँ पर, द्विलिंगी। पादप तो कैसा होगा, द्विलिंगी। और पुष्प कैसा होगा, एक लिंगी। ये ध्यान रखने की बात है। तो यहाँ पर दोनों ही कंडीशन हो सकती है। एक लिंगी पुष्प भी होता है, एक लिंगी पादप भी होता है, द्विलिंगी पुष्प भी होता है, द्विलिंगी पादप भी होता है। तो यहाँ पर सजात पुष्पी परागण जो है उसमें क्या होता है, एक ही पादप के दो अलग अलग पुष्पों के मध्य अगर परागण की क्रिया होती है तो उसे क्या कहा जाता है, सजात पुष्पी परागण कहा जाता है। देख इधर देख रहे हैं, जैसे उदाहरण अपन बात करते हैं मक्के की। इसकी मक्का तो देखा हुआ है सबका। तो देखो मक्के में क्या होता है कि ये इसका तना हो गया। मक्के में क्या होता है कि जो उसके ऊपर ही ऊपर जो इस तरीके से यहाँ पर कौन से पुष्प लगे रहते हैं, ये नर पुष्प। ये कौन से पुष्प है, इसमें नर पुष्प। देखा है सबने। ये तो कौन से पुष्प, नर पुष्प। और मक्के में जो भुट्टा जो होता है यहाँ पर क्या होती है, इस तरीके से, और यहाँ पर ये छोटे छोटे ये बाल निकले हुए रहते हैं। ये है मादा पुष्प। ये क्या है, मादा पुष्प। अब देखो यहाँ पुष्प तो एक लिंगी है, ये मादा पुष्प है, ये नर पुष्प। नर पुष्प के अंदर तो किसका निर्माण होगा, नर युग्मक का। इसके अंदर तो किसका निर्माण होगा, नर युग्मक। और मादा पुष्प के अंदर किसका निर्माण होगा, मादा युग्मक अर्थात भ्रूणकोश का। तो जब नर पुष्प नर युग्मक अर्थात परागकण जो है, ये परागकण इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, सजात पुष्पी परागण कहा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, सजात पुष्पी परागण। यही क्या कहलाता है, सजात पुष्पी परागण। अर्थात वह परागण जिसमें एक ही पादप के दो अलग अलग पुष्पों के मध्य परागण की क्रिया होती है तो उसे क्या कहा जाता है, सजात पुष्पी परागण कहा जाता है। क्लियर। तो ये बात समझ में आ गई। तो जब दो अलग अलग, ये तो पुष्प कैसा है, एक लिंगी। तो देखो यहाँ पर क्या क्या कंडीशन हो सकती है, एक लिंगी पुष्प हो सकता है, एक लिंगी पादप हो सकता है, और द्विलिंगी पुष्प हो सकता है, और द्विलिंगी पादप हो सकता है। एक बात तो ये सब, एक लिंगी और द्विलिंगी ये दो वर्ड आ रहे हैं। एक लिंगी का मतलब एक लिंग अर्थात या तो नर जननांग या मादा जननांग। द्विलिंगी का मतलब या तो दोनों जननांग अगर एक में ही पाए जाते हैं, चाहे वो पादप हो चाहे वो पुष्प हो। तो एक लिंगी पुष्प तो वह पुष्प जिसमें केवल और केवल एक जननांग पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, एक लिंगी पुष्प कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल कौन सा पिता, पपीता। कौन सा पिता, पपीता जो है उस पपीता में केवल और केवल एक प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। अब देखो यहाँ पर पपीता जो है ये पादप भी एक लिंगी है। पपीता पुष्प तो एक लिंगी होंगे तो पादप भी क्या है, एक लिंगी है। परंतु मक्के की बात करते हैं तो मक्के में जो पुष्प जो है वो तो कैसा है, एक लिंगी पुष्प है। परंतु मक्के का पादप जो है वो कैसा है, द्विलिंगी पादप।
ये समझ में आ गया ना दोनों का मक्का। तो मक्का पादप तो द्विलिंगी है क्योंकि नर पुष्प और मादा पुष्प दोनों एक ही पादप में है, तो उसे क्या कहेंगे, द्विलिंगी पादप। और जब किसी पादप में केवल और केवल एक ही प्रकार के या तो एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं, या तो सभी नर पुष्प होंगे या सभी मादा पुष्प होंगे, तो ऐसे पादप को क्या कहा जाता है, एक लिंगी पादप कहा जाता है। जिसमें कौन उदाहरण आ जाएगा, पपीता जो है वो किसका उदाहरण। इसमें द्विलिंगी पादप में एक उदाहरण तुरई हो सकती है, लौकी हो सकती है, लौकी भी इसी में आ जाएगी, लौकी, तुरई। तो अब पपीता, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि माली पपीता की खेती करता है जिसमें कुछ पादपों में फल लगते हैं और कुछ पादपों में फल नहीं लगते हैं, तो कारण बताइए। तो इसका कारण क्या हो जाएगा कि पपीता का पादप जो है वो कैसा पादप है, एक लिंगी पादप है, अर्थात पपीता के कुछ पादप जो है उनमें नर पुष्प हैं और कुछ पादप जो है उसमें मादा पुष्प हैं। तो केवल और केवल जो मादा पुष्प हैं उन्हीं में फल लगते हैं, नर पादप जो है, जिन पादपों में नर पुष्प है उनमें फल नहीं लगते हैं। तो क्लियर, ये समझ में आया। एक लिंगी पुष्प, तो एक लिंगी पुष्प में कौन है, पपीता एक लिंगी, और पुष्प तो इसमें भी तो एक लिंगी है, मक्के में भी तो एक लिंगी पादप। एक लिंगी पादप का मतलब जिसमें दोनों में से केवल एक ही प्रकार के। द्विलिंगी पुष्प जैसे मटर, मटर कैसा है, पुष्प है द्विलिंगी। सरसों, सरसों में भी कौन सा पुष्प पाए जाते हैं, द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं, परंतु यहाँ पर परागण कैसा होगा वो बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर परागण पर परागण होता है। और सरसों के बाद में धतूरा भी द्विलिंगी है, गुड़हल भी द्विलिंगी है। द्विलिंगी पादप की बात करते हैं तो मक्का, लौकी, तुरई ये सारे क्या हैं, द्विलिंगी पादप है। क्लियर। तो अपन ने जो पढ़ा उसमें क्या पढ़ा, पर परागण, परागण की परिभाषा, परागण की परिभाषा के बाद स्वपरागण की परिभाषा। स्वपरागण दो प्रकार का, स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण। स्वयुग्मन में एक ही पुष्प के मध्य परागण की क्रिया होती है, जबकि सजात पुष्पी परागण में एक ही पादप के दो अलग अलग पुष्पों के मध्य परागण की क्रिया होती है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे स्वपरागण की अनुकूलताएं, क्या क्या अनुकूलताएं होनी चाहिए जिसके लिए स्वपरागण होने की संभावना ज्यादा से ज्यादा होती है।